कैलकुलेटिंग सम नंबर 8। तो अब हम चलते हैं सम नंबर 8 के पास। चलिए, सो सम नंबर 8 की पहले डिटेल देख लेते हैं। मिस्टर हाउसफुल सोल्ड हिज कमर्शियल बिल्डिंग ऑन 15 जुलाई 2019 एट रुपीज 44,66,000। सेलिंग एक्सपेंसेस वेर पेड रुपीज 16,000। चलिए, तो मिस्टर हाउसफुल ने क्या किया सर, एक कमर्शियल बिल्डिंग यानी कि जो बिजनेस में यूज हो रही वैसी बिल्डिंग उन्होंने बेची है 15 जुलाई 2019। सर हमारा प्रीवियस ईयर 1920 में बेचा है, बहुत बढ़िया। पहली शर्त तो हमारी फुलफिल भी हो गई है। एसेट सोल्ड मस्ट बी सोल्ड इन प्रीवियस ईयर ओनली, तो ये सही है। एक कंडीशन मैंने टैली भी कर ली। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये एसेट बेचते वक्त कुछ खर्चा किया गया है तो वो हम जनरल डिडक्शन में लेंगे, 16,000 रुपये का फायदा लेंगे। ये एसेट खरीदी कब गई सर, इट वाज परचेज्ड बाय हिम इन 1991 फॉर रुपीज 11,80,000। 1999 में 91 में ये परचेज की गई थी। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी दी गई है 142,001, 13,80,000 है। हमने करना क्या है सर, हमने वैल्यूएशन करना है, इसका टैक्सेबल कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट, स्टेटमेंट लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ कंप्यूट, आप भी सुधार दीजिएगा थोड़ा। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन, सिंपल, कर पात्र मूडी नफो, टैक्सेबल कैपिटल गेन का वैल्यूएशन करना है। चलिए, फेयर मार्केट वैल्यू दी है, यस सर दी है। मार्केट वैल्यू दी हो और एसेट, बेसिक कंडीशंस याद होनी चाहिए। एसेट इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001 है या 1/4/2001 से पहले एसेट परचेज की गई? हाँ सर, 1991 में, 10 साल पहले परचेज की गई है। तो क्या करेंगे सर, दो वैल्यूज है हमारे पास, एक ही एसेट की दो वैल्यू है, हमने वैल्यूएशन एक ही वैल्यू पे करनी है। दो में से एक का डिसीजन लेना होगा, जो ज्यादा होगी वो हमारी राधा होगी। मीन्स 11,80,000 हमारी परचेज प्राइस है और हमारी मार्केट प्राइस उस एसेट की 13,18,000 तो हम कौन सी वैल्यू पे वैल्यूएशन करेंगे सर, कौन सी प्राइस पे सर, मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन करेंगे। हायर वैल्यू लेंगे। हायर वैल्यू क्यों लेंगे सर, लोअर वैल्यू क्यों नहीं लेंगे सर? क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉजिक है सर। जितनी ज्यादा रकम पे हम कैलकुलेशन करेंगे उतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी दोस्तों, इसीलिए हायर वैल्यू ली जा रही है। ये एसएससी के हित में है, टैक्स पेयर के हित में है, उतनी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। एज पर लॉ हम कर रहे हैं, रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं। 15 फेब को ये एसेट बेच के कुछ हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं मिस्टर हाउसफुल ने। सो 15 फेब को जो half of the sales value of the commercial building was invested in 5-year bonds of RECL। तो बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो रकम मिली थी उसकी आधी रकम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी गई। इंडेक्स दे दिए हैं आपको, 2001 का 100 है, 1920 का 289 है। आपने टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना। कमर्शियल बिल्डिंग बेच के बॉन्ड्स खरीदे हैं, ये सिचुएशन है। तो चलते हैं वैल्यूएशन पे। एक ही एसेट बेची है तो 3 कॉलम इनफ है फ्रेम करने के लिए। चलिए, सबसे पहले देंगे हम टाइटल, हेडिंग। हेडिंग दे देते हैं फटाफट और रेडी हो जाते हैं। आप भी हेडिंग दे दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर हाउसफुल। ऐसी हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग सही तरीके से लिखना, पता चलना चाहिए आप किस चीज़ का स्टेटमेंट बना रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो और किसके बारे में कैलकुलेट कर रहे हो, किसका स्टेटमेंट बना रहे हो। प्रीवियस ईयर हमारा फिक्स है 1920, हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं पिछले साल के लिए बना रहे हैं, करंट ईयर में बना रहे हैं। करंट ईयर हमारा असेसमेंट ईयर 2020, प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर भी कहते हैं। चलिए, तो 3 कॉलम होगी, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, इनर कॉलम आउटर कॉलम रुपीज। सबसे पहली एंट्री लेते हैं सर। पहली एंट्री आएगा, पहली एंट्री क्या आएगी सर, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? सेल्स कंसीडर, वो एक जन बताए, एक जन बताए। आंसर देके म्यूट, आंसर देके माइक म्यूट करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहली एंट्री होगी सेल्स कंसीडरेशन। फॉर्मेट याद होगा तो मजा आएगी, तभी हंगामा कर पाओगे, तभी स्कोर कर पाओगे। सेल्स कंसीडरेशन कमर्शियल बिल्डिंग का वैल्यू आपको दी है, ये एसेट कितने में बेची, जो तगड़ी रकम होगी वो लिखनी है, याद रखना। 44,66,000 में ये एसेट बेच दी है। चलिए, अगली एंट्री क्या होगी, कोई एक जन बताए।
What is the next entry? Less selling expense. Yes, very good. Less Expenses. जी लेस सेलिंग एक्सपेंसेस पे चलते हैं। तो अगली एंट्री है सर लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी एसेट बेचते वक्त जो खर्चा किया हो, ब्रोकरेज हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, ट्रांसफर चार्जेस हो सकता है, इसमें से कोई भी एक स्वरूप हो सकता है। पेड हो तो ही लेना है, रूल याद रखना, अनपेड हो तो नहीं लेना है। सो दोस्तों अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे, एंट्री ले लेते हैं, मीन्स 16 लाख। जो रकम आएगी वो है आउटर कॉलम में ले लेंगे और वो रकम आएगी 44,50,000। इसका नामकरण क्या होगा, कौन बताएगा? इसे हम क्या कहते हैं? 44,50,000 क्या है? वेरी गुड, नेट कंसीडरेशन। यस, वेरी गुड। चलिए, तो नेट कंसीडरेशन हुआ सर। नेट कंसीडरेशन का मतलब ये है कि आपने एक एसेट बेची, उस एसेट को बेचते वक्त जो खर्चा किया माइनस कर दीजिए, आपको रियल सेंस में कितनी कैश मिली? सर रियल सेंस में मुझे एक एसेट बेच के मिले 44,50,000। क्या ये 44,50,000 आपने तिजोरी में रखे हैं? नहीं सर, बंदे ने इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, उसे पता है टैक्स प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसे सारे सेक्शंस का नॉलेज है। 54 में क्या फायदा मिलता है, 54F में क्या फायदा मिलता है, 54EC में क्या फायदा मिलता है। अगर वो नॉलेज है तो हम प्लानिंग करके हमारी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करिएगा। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? आगे का स्टेप क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, लेस स्पेसिफिक डिडक्शन आएगा। बहुत बढ़िया। पहला डिडक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यस, वेरी गुड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं थोड़ी कैलकुलेशन की ओर, हम वैल्यूएशन करने की तरफ चल रहे हैं। तो लेट्स हैव द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले मैं डालूंगा इसका फार्मूला, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे फार्मूला, मान लेता हूँ आपको याद है, नहीं याद है तो ये मेरी बहुत बड़ी फरियाद है। पहले फार्मूला याद करिए, फार्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन कर पाओगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेसिक रूल है, मैंने बताया ऊपर आपको। अगर परचेज प्राइस है और मार्केट वैल्यू है और एसेट 1/4/2001 से पहले की परचेज है तो कंपैरिजन करना है। अगर एसेट 1/4/2001 के बाद परचेज की गई है और मार्केट प्राइस दी है तो कभी कंपैरिजन नहीं करना है। पुरानी की नई के साथ कंपैरिजन करना है, लेकिन नई की दूसरी नई के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। कुछ ऐसा लॉजिक है। तो आप याद रखिए, यहाँ पे हमारा परचेज प्राइस 11,80,000 है, उसका कंपैरिजन मार्केट प्राइस से करेंगे 13,80,000। मैंने रूल बताया है, हायर विल बी टेकन फॉर वैल्यूएशन। तो हायर वैल्यू पे मैं वैल्यूएशन करूंगा। चलिए, पहले फॉर्मूला, यानी ये डिसाइड हो गया 13,80,000 पे मैं वैल्यूएशन करूंगा मार्केट प्राइस पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा, चेंज करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू लिखनी होगी फॉर्मूला में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आज का इंडेक्स, दैट इज करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच यू हैव परचेज्ड योर एसेट। जिस साल में ये एसेट परचेज की हो या जिस साल की आप वैल्यू ले रहे हो उस साल का इंडेक्स लेना है सर। हम मार्केट प्राइस लेंगे तो मार्केट प्राइस कौन से साल का है, 1/4/2001, तो हम मिनिमम इंडेक्स लेंगे 2001-2 का, उसका ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, तो वैल्यूएशन पे चलते हैं। वैल्यूएशन करेंगे तो आएगा क्या, वैल्यूएशन आएगा सर 13,80,000 मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 100। ये इस तरीके से वैल्यूएशन होगा। मार्केट प्राइस लेनी है 289, हमारा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स लेना है, और नीचे जो आएगा 12 का इंडेक्स 100 लेना है। सो 39,88,200 आंसर आएगा। चलिए, सो 39 लाख मैं आउटर कॉलम में ले लूंगा और सीधा कैपिटल गेन भी निकाल लूंगा। चलिए, 39,88,200 हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन आया। ऊपर की वैल्यू में से वो डिडक्ट करेंगे, नेट कंसीडरेशन में से स्पेसिफिक डिडक्शन ये डिडक्ट करेंगे, और हमें जो गेन हो रहा है वो है 4,61,000। इतना पता है गेन हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कैसा कैपिटल गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है
या लॉन्ग टर्म हो रहा है? कौन मुझे बताएगा कि शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है? 4,61,000। लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन। ओके ओके, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म सही आंसर है। लॉन्ग टर्म डिसाइड कैसे होगा? कोई मुझे ये बताएगा कि कमर्शियल बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड क्या होता है? व्हाट इज सर द मोर होल्डिंग देन ड्यूरेशन? 4 मंथ्स। यस, वेरी गुड, मोर देन 24 मंथ्स। कोई भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी सम में दी हो आपको और वो बेची गई हो और उसका वैल्यूएशन करना है तो 24 मंथ्स याद रखना है। ऑल इनमूवेबल प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट है 24 मंथ्स होल्डिंग पीरियड है उसका। तो 24 मंथ से ज्यादा है। आप देख सकते हो कब खरीदा था? 1991 में और बेचा 2019 में। 28 साल के बाद बेचा है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट हो गई। 2 साल के बाद बेचा है मीन्स 2 साल का ऊपर हो गया फिर बेचा है। होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है, हाँ सर, 28 साल हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट हुई। इसमें से जो गेन मिला हमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ सर। ये डिसाइड करना जिसे आएगा वो ही कैपिटल गेन को अच्छे से आगे कैलकुलेट कर पाएगा। अगर ये शॉर्ट टर्म गेन होता तो मेरा सम यहीं पे खत्म हो जाता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन की एक फुटी कौड़ी आपको मिलेगी नहीं। आपने जल्दबाजी में एसेट खरीद के बेच दिए तो आपको 1 रुपए का एग्जम्पशन मिलता नहीं है, रूल याद रखना। चलिए, तो अब हमें ये चेक करना है क्या सेक्शन का एग्जम्पशन मिलेगा, ये चेक करना है। तो हम 54 ईसी का ही सम कर रहे हैं तो हम 54 ईसी के हिसाब से ही चर्चा करेंगे आज। जो एसेट बेची है, कोई भी एसेट होगी चलेगा। हाँ सर, कमर्शियल बिल्डिंग बेची है, कोई भी एसेट बेचो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किए हैं? दूसरा जो उसका शर्त है वो देख लेते हैं। एसेट कोई भी बेची हो चलेगा। हाँ सर, बिल्डिंग बेची है, कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, नॉन रेसिडेंशियल हो, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किया है। हाँ सर, RECL यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। सर शर्त में ये बॉन्ड्स का नाम लिखा हुआ था, इसी बॉन्ड्स में पर इन्वेस्टमेंट किया है सर। दो ही कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हो तो फायदा मिलेगा। NHAI, RECL दोनों नाम याद रखने हैं आपको, जे और वीरू। तीसरा खिलाड़ी नहीं आता है। किसी और कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हो तो फायदा नहीं मिलेगा, कायदा याद रखना। तो RECL के बॉन्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्पेसिफाइड है। हाँ सर, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पुरानी एसेट कोई भी बेची हो चलेगा, नई एसेट रिकॉग्नाइज बॉन्ड्स में किए होने चाहिए सर, सही है, ये भी फुलफिल हो रहा है। बेसिक कंडीशन सही है। मेन कंडीशन एक और देख लेते हैं, 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है क्या? तो हाँ सर, ये देख लेते हैं एक बार। ये बेचा कब? 15 जुलाई 2019 में बेचा बिल्डिंग। बॉन्ड्स कब खरीदे? 15 फेब 2020। क्या 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है? आपका जवाब क्या है? 6 महीने हुए? 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है या 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? कौन बताएगा? यस सर, 6 मंथ के बाद हो रहा है। एक बंदा कह रहा है 6 मंथ्स के बाद ये कंडीशन नहीं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 6 मंथ के बाद हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या ये शर्त पूरी हो रही है? नो सर। हमें 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना है बॉन्ड्स के अंदर। क्या 6 महीने के अंदर मिस्टर और सर ऑस्ट्रेलिया ने फुलफिल नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं सर। नो सर। नो सर। सर यस, फुलफिल। आंसर नहीं है, ये शर्त फुलफिल नहीं हो रही है। हर एक शर्त फुलफिल होनी चाहिए। एक भी शर्त फुलफिल नहीं हुई, बात वहीं खत्म हो जाती है। ठेंगा मिलेगा एग्जाम्पशन में, कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, 7 महीने हो रहे हैं, अच्छे से कैलकुलेट करना, हवा में मत उड़ना। मुझे आता है, मुझे आता है सर, तकलीफ हो जाएगी। 15 जनवरी आखिरी डेट थी इन्वेस्टमेंट की, 15 फरवरी हो गई, 7 महीने हो रहे हैं, कैलकुलेट करना। तो 7 महीने हो गए, 1 महीने ज्यादा हो गया सर। जिसे कंडीशंस पता होगी वही टैक्स प्लानिंग कर सकता है। 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना था, बंदे ने 7 महीने लगा दिए इन्वेस्टमेंट करने में, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इस इन्वेस्टमेंट का फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंट्री में दिखा सकता हूँ, एंट्री कैसे होगी देख लेते हैं। फुल स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं अभी आपको। पूरा स्टेटमेंट अब आपके सामने है। एग्जम्पशन अमाउंट 0 आएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर उसने जो कंडीशन फुलफिल करनी थी उसमें से एक कंडीशन उसने पूरी नहीं की है। आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स, ऐसा नोट आप लिख सकते हो एग्जाम में। आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल बिल्डिंग, न्यू इन्वेस्टमेंट इज मेड
इन द बॉन्ड्स ऑफ RECL विच इज अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। ये शर्त पूरी हो रही है, बिल्डिंग बेच के RECL के बॉन्ड्स खरीदे, बहुत अच्छा, लेकिन बट इट इज नॉट मेड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये एग्जम्पशन 54 EC में एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। नो एग्जम्पशन कैन बी अवेल्ड बाय मिस्टर हाउसफुल अंडर सेक्शन 54 EC। ये फायदा आपको मिलेगा नहीं। हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा सर?